Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. As you know, we have already covered 60 questions of art and culture in our previous video. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And I have created so many playlists regarding like history, political science and economics. If you have not visited that, please visit all of that. That will streamline your syllabus during your preparation, UPSC preparation or the state PCS preparation. And friends, you can utilize these questions in your one liner question for the group C examination also. हम ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ेंगे एंड स्टार्ट करते हैं 61st क्वेश्चन से. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दी नया स्कूल ऑफ साल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू दी वैदिक रिचुअल्स. मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है वैदिक रिचुअल के द्वारा अकॉर्डिंग टू दी नया स्कूल. एंड द सेकेंड वर्ड इज वैश्विका स्कूल ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी. वैश्विका स्कूल ऑफ फिलोसफी ने प्रोपाउंडेड मतलब इसको प्रमोट किया है एटम थ्योरी को या स्थापित किया है. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आप साथ के साथ अटेम्प्ट करते चलेंगे तो आपका एग्जामिनेशन टाइम पे कॉन्फिडेंस अप रहेगा और आप वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लगा के आओगे. तो अटेम्प्ट करो साथ के साथ में. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली और ये मेरा आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर टिक करना है. सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन बी है. स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है. जो नया स्कूल ऑफ एनालिसिस है वाज डेवलप्ड एज ए सिस्टम ऑफ लॉजिक. सिस्टम ऑफ लॉजिक बताया गया नया स्कूल में कि लॉजिक होना चाहिए कोई. अकॉर्डिंग टू इट साल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज. मतलब नॉलेज के थ्रू साल्वेशन हो सकता है नया स्कूल फिलोसफी के थ्रू. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. वैश्विका स्कूल ऑफ द फिलोसफी गिव इम्पोर्टेंस टू द डिस्कशन ऑफ द मटेरियल एलिमेंट एंड द्रव्य. The school propounded the atom theory and marked the beginning of the physics in India. जो वैश्विका स्कूल ऑफ थ्योरी है उसने फिजिक्स की हमारे इंडिया में की बिगिनिंग की स्टार्टिंग की. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 62nd क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट फैजी रोड द टेक्स्ट अकबरनामा द 3 वॉल्यूम बुक ऑफ ऑन लाइफ ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर. अकबर पे बुक क्या फैजी ने लिखी थी, अकबरनामा नाम था इसका. सेकेंड वन इज द दहसाला सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द राजा टोडरमल. दहसाला टोडरमल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. मुल्ला देवप्याजा वाज ए पोएट लोरेट. मतलब लोरेट होता है बहुत महान पर्सनैलिटी ऑफ द अकबर कोर्ट. अकबर कोर्ट के राजकवि थे क्या ये मुल्ला देवप्याजा. फोर्थ है अबुल फजल मामूरी वाज ए हिस्टोरियन इन अकबर कोर्ट. क्या ये हिस्टोरियन थे अकबर की कोर्ट में अबुल फजल मामूरी. क्योंकि पहला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसमें इनकरेक्ट पूछा गया इसलिए मैंने इनकरेक्ट को हाईलाइट किया हुआ. ए है फर्स्ट एंड सेकंड. और आपको ये यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो पहले इनकरेक्ट ओनली वर्ड को एनसर्कल कर लेना है जिससे कि आप लंबे टाइम तक याद रख सकें अटेम्प्ट करते टाइम कि आप इसमें पूछा क्या गया है. क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन आंसर आते हुए भी गलत हो सकता है अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो. बी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ. सी है सेकंड थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इसका आंसर क्या है बी सॉल्यूशन है इसका. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि अबुल फजल इबन है और जो मामूरी लास्ट में ऑप्शन में दिया हुआ है वो अलग अलग दोनों पर्सनैलिटी है. ये मुबारक रोट अबू फजल इबन मुबारक है जो उसने अकबरनामा लिखी द 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर. अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी जिसमें 3 वॉल्यूम थे और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है अकबर के. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू. मतलब पैसा कर इकट्ठा करने का जब्त नाम बोलते थे इसको. सिस्टम टैक्सेशन कॉल दहसाला. And the third statement is incorrect. Mulla Dopyaza was a minister of the home affairs in the Akbar court. होम मिनिस्टर लगा लो अकबर के कोर्ट का मुल्ला दोप्याजा. ही वाज इन द चार्ज ऑफ द एम्पायर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते थे. फैजी
फैजी वाज ए पोएट, जो फोर्थ है, पोएट ऑफ द लॉरेट अकबर कोट, ही रिमेंबर्ड फॉर दिस बुक तबसीर अल सुबह। मतलब फैजी थे जो पोएट लॉरेट थे अकबर कोट के, ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क तबसीर अल सुबह एंड ए कलेक्शन ऑफ द पोएम्स। ये कलेक्शन ऑफ द पोएम है तबसीर अल सुबह, उसकी कलेक्शन ऑफ पोएट का नाम है, फैजी नाम था इसका। और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अबुल फजल मामूरी वाज ए हिस्टोरियन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द औरंगजेब रीन एंड ऑथर ऑफ द तारीख ए औरंगजेब। तारीख ए औरंगजेब किसने लिखी? वो अबुल फजल मामूरी ने। तारीख ए अबुल फजल मामूरी और को ऑथर ऑफ द शाहजहानामा का को ऑथर थे ये। और उधर जैसे अबुल फजल इसका नाम है और वो फर्स्ट वन का नाम है अबुल फजल इबन मुबारक। इन दोनों में ये डिफरेंस आपको याद रखना, इबन और मामूरी में डिफरेंस है। उसने औरंगजेब के बारे में लिखा गया था, इसने अकबरनामा, और उसका को ऑथर भी अकबर शाहनामा का अबुल फजल मामूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही थोड़ा डिफरेंस होता है ग्रुप सी और ग्रुप 1 क्लास में और या क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें क्या है आपके क्लोज टर्म देंगे और आपको डीप में नॉलेज होनी जरूरी है क्लास 1 के लिए। और सिलेबस क्लास 3 का भी वही होता है, ग्रुप सी का भी वही होता है, बट आपको यह है कि वन लाइनर आपको इजी से मिल जाएगा, उस पर टिक करना है तो आपका हो जाएगा। 63rd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कैट क्यू वायरस विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैट क्यू वायरस के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। क्या आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस की कैटेगरी में आता है? सेकेंड है, डोमेस्टिक कैट आज द प्राइमरी मेमेलियन होस्ट, मतलब इनके थ्रू ही कहीं कहीं जाता होस्ट, मेजबान होता है, तो यही जो स्तनधारी हैं जो इसके द्वारा ये फैलता है। थर्ड वन है, ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड बाय द वायरस थ्रू द मॉस्किटो बाइट्स। मच्छर के बाइट से क्या ये कैट क्यू वायरस फैल सकता है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन सी है। जैसे ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इन ए स्टडी पब्लिश इन द इंडियन जर्नल ऑफ द मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट हैव नोटेड द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैट क्यू वायरस इन द 2 ह्यूमन सीरम सैंपल्स। मतलब जो 2 आदमियों के ह्यूमन के सीरम सैंपल में पाया गया उनमें एंटीबॉडीज थे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कैट क्यू वायरस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। आर्थ्रोपोड्स आर द ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। आर्थ्रोपोड्स किसको बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट मतलब जिसमें हड्डियाँ नहीं होती, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं उनको, इनवर्टिब्रेट एनिमल इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इट वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड इन द 2004 फ्रॉम द मॉस्किटो ड्यूरिंग द सर्विलेंस ऑफ द आर्बीवोरस एक्टिविटी इन द नॉर्थ वियतनाम। मतलब 2004 में ये मच्छर अलग किया गया था, तभी ये केस आया था कैट क्यू वायरस का वियतनाम में। डोमेस्टिक पिग्स आर कंसिडर टू बी द प्राइमरी मेमोलियन होस्ट। मतलब जो घर में जो पिग सुअर पालते हैं वो होस्ट हो सकते हैं। एंड बर्ड्स जो मैना है बर्ड में, वो दोनों होस्ट हो सकते हैं, 2 ही हैं, मतलब पिग्स और मैना। कैट क्यू वायरस बिलोंग्स टू द सिम्पू सीरो ग्रुप। ग्रुप का नाम सिम्पू है, सिम्पू सीरो ग्रुप, एंड इन्फेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक स्पीसीज। मतलब आप पशु पालते हैं घर में, उनको भी इफेक्ट डाल सकता है। वुमेन्स आर इन्फेक्टेड थ्रू दी मॉस्किटो बाइट। आदमी है मॉस्किटो बाइट के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो सिम्बू सीरो ग्रुप नाम है इसका और कैट क्यू वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज, इन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में? इट इज़ ए मल्टीलेटरल ट्रीटी अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मतलब मल्टीलेटरल ट्रीटी है क्या? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडोप्ट की थी। सेकंड है, दिस ट्रीटी कमिट्स टू प्रोटेक्ट द इलेक्टोरल राइट्स एंड राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। मतलब यह कमिट करती है कि इलेक्टोरल राइट्स होने चाहिए और प्रोसेस है जो फेयर ट्रायल होना चाहिए। इंडिया इज ए पार्टी टू द ट्रीटी। इंडिया पार्टी है ट्रीटी की। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपका हिंदी में है। फर्स्ट ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ही करेक्ट हैं। जैसे रिसेंटली न्यूज़ में था कि ये
इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, जो अपना जूरिस्ट होते हैं, मान लो जो फैसला देने वाले होते हैं, उनकी इंटरनेशनल कमीशन बनाया हुआ है, सेड द कन्विक्शन ऑफ द लॉयर प्रशांत भूषण इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो लॉयर प्रशांत भूषण का जो है वो अगेंस्ट है जो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इज ए मल्टीलैटरल ट्रीटी, मतलब बहुत सारे देशों के बीच में एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1966 को अडोप्ट किया गया था। तब याद रख सकते हैं कि आप हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात की, तभी ये अडोप्ट किया गया था। इंटरनेशनल कन्वेंट है, आदमी इकट्ठा होकर बोलते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे बात करेंगे। केम इनटू फोर्स 23 मार्च 1976 में आ गया, जब इंदिरा गांधी हमारी प्रेजेंट थी उस टाइम पे लगा, 10 साल लग गए। इट इज़ मॉनिटर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी, मॉनिटर करते हैं ह्यूमन राइट वाले। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कमिट्स पार्टीज टू द रिस्पेक्ट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के राइट्स की बात करते हैं, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ द लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ द असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स is a part of the International Bill of Human Rights along with the International Covenant of the Economic and Social Cultural Rights। मतलब ये भी कॉवेनेंट है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट, इकोनॉमिक पे है, सोशल पे है, कल्चरल राइट्स पे है। आर दी यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इनके साथ साथ में ये भी ICCPR भी लागू होता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडोप्ट किया हुआ है। इंडिया पार्टी है इस ट्रीटी का। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोमास ऋषि केव आर एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता आर्किटेक्चर। जो लोमास ऋषि केव हैं क्या एग्जाम्पल है गुप्ता आर्किटेक्चर का। सेकंड है पेंटिंग्स ऑफ द बाग केव्स कोरस्पॉन्ड टू द पेंटिंग्स ऑफ द लखुदियार। जो बाग केव की जो कोरस्पॉन्डेंट है उसके बराबर ही हैं लखुदियार के। एंड थर्ड वन है अरमाम मलाई केव पेंटिंग्स आर दी एसोसिएटेड विद जैनिज्म। अरमाम कलाई जो मलाई है क्या जैन धर्म से एसोसिएटेड हैं केव। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन बी है। जैसे लोमास ऋषि केव, आपको ये डाटा आर्ट एंड कल्चर का याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी केव हैं और किससे रिजेम्बलेंस होता है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप इस चीज़ों को याद रख पाओगे तब आप यहाँ पे अटैम्प्ट करोगे और क्वेश्चन पेपर में आपको इजीली निकाल ले जाओगे एग्जाम को। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो लोमास ऋषि केव बराबर हिल इन बिहार, बिहार में बराबर हिल है, वहाँ पे लोमास ऋषि के केव है, गुफा है, एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली केव आर्किटेक्चर। ये अर्ली केव आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द अशोकन पीरियड ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में अशोका के टाइम पे बनाएगी। द पार्ट ऑफ द सेक्रेड आर्किटेक्चर ऑफ द आजीविका एंड एंशियंट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ग्रुप ऑफ इंडिया। आजीविका थे तो इस उसी बेस पे ही अशोकन मौर्यन पीरियड में जो बिहार में जगह है तो उस पे बराबर हिल में लोमास ऋषि केव है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पेंटिंग्स ऑफ द बाग केव्स इन द मध्य प्रदेश हैव सिमिलरिटी विद द पेंटिंग ऑफ द अजंता केव। मतलब बाग केव जो बाग गुफा है वो मध्य प्रदेश में अजंता केव से रिजेम्बलेंस है, सिमिलरिटी है। बोथ अजंता एंड बाग केव बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड से हैं। तो इसलिए आपको जैसे याद करना है कि ऋषि केव थी जो लोमास ऋषि केव हैं वो तो अपने अशोकन पीरियड मौर्यन पीरियड के हैं, ये गुप्ता पीरियड के टाइम के हैं। अजंता और जो बाग हैं, लखुदियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव। लखुदियार का मीनिंग होता है कि 1 लाख केव। इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ द सुयाल रिवर इन अल्मोड़ा उत्तराखंड। देयर आर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स फ्रॉम द अपर पैलेयोलिथिक पीरियड, पैलेयोलिथिक पीरियड से पहले की हैं। एंड थर्ड इज आल्सो करेक्ट। अरमाम मलाई केव्स इन वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु आर नेचुरल केव। अरमाम मलाई हैं जो नेचुरल केव हैं। दे वर कन्वर्टेड इनटू जैन टेम्पल इन द एंड सेंचुरी अनबेक्ड मड स्ट्रक्चर। मतलब बिना पकी हुई कच्ची ईंटों का घर था। विद इन द केव विद आर्किटेड एज ए प्लेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द जैन संत वहाँ रुकते थे। द ब्यूटीफुल कलर पेंटिंग्स ऑन द वॉल एंड प्रूफ डिपिक्ट द टेल ऑफ द अष्टाधिक पालकाज। डाइट प्रोटेक्टेड 8 कॉर्नर एंड जैनिज्म। आस्टिक पालकाज बोलते हैं। तो इसका अरमाम मलाई केव का साउथ इंडिया से रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
66 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल कंडीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पे सोशल कंडीशन क्या थी लेडीज की। फर्स्ट है द मुगल डिड नॉट इंटरफेरेंस इन द प्रैक्टिस ऑफ द सती बाय हिंदू। जैसे हिंदुओं में सती प्रथा लागू थी तो मुगल ने क्या इंटरफेयर नहीं किया था। सेकेंड है द प्रैक्टिस ऑफ द पर्दा बिकम वाइड स्प्रेड अमंग द अपर कास्ट वुमेन। पर्दे की प्रथा जो अपर कास्ट में फैली हुई थी। द थर्ड वन इज विडो रीमैरिज वाज प्रैक्टिस इन द मैनी ऑफ द पीसेंट एंड पेस्टोरल कास्ट। जो भैंस चराते थे, गायें चराते थे, उनकी कम्युनिटी में क्या विडो रीमैरिज थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी तीनों ठीक हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है सेकंड एंड थर्ड, इसका करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। जैसे मुगलों ने क्या है इंटरवेन किया था प्रैक्टिस ऑफ सती एंड ट्राई टू डिस्करेज द इंश्योरिंग दैट ए वॉलेंट्री एक्ट ऑन ए केस टू बेस। मतलब वॉलेंट्री एक्ट होना चाहिए, कोई अपने आप को अपने पति के साथ जलाना चाहते हैं तो उनका इच्छा का होना चाहिए, ना कि कंपल्सन का होना चाहिए, कोर्सिव नहीं होना चाहिए, फोर्स के थ्रू नहीं होना चाहिए। हुमायूं ने बनाया था ये। हुमायूं वांटेड टू बैन सती इन केस ऑफ विडो हु हैड पास्ट चाइल्ड बेयरिंग एज। मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती उसके एज के हैं। एंड अकबर अपॉइंटेड द इंस्पेक्टर टू इंश्योर दैट नो फोर्स वाज यूज्ड टू कंपेल विडोज बर्न देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर विल। मतलब उनकी इच्छा के बिना कोई भी एक कमेटी बना दी थी, वो अपने आप को बचा सकती थी जलने से। सेकंड है पर्दा। पर्दा इज ए प्रैक्टिस दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय द मुस्लिम। मुस्लिमों ने ये इनोग्रेट किया था, इसका उद्घाटन किया था। लेटर अडोप्ट हिंदुओं ने अडोप्ट किया क्योंकि सेकुलरिज्म मतलब बिल्कुल अलगाव रखना लेडीज़ को, पब्लिक ऑब्जर्वेंस बाय मीन्स ऑफ द कंसीलिंग क्लोथ्स, पर्दा रखवा के, या बाय हाई वॉल इनक्लोजर, बड़ी बड़ी दीवारें स्क्रीन बना के, कर्टेन घरों में पर्दे लगा के। दिस प्रैक्टिस बिकम वाइड स्प्रेड। अब अपर कास्ट में थी क्योंकि लोअर कास्ट को तो खेतों में काम करना पड़ता था, वो इस चीज़ को अडोप्ट नहीं करती थी, उसका प्रोफेशन अलाउ नहीं करता था क्योंकि उनको तो सब जगह काम करना पड़ता था लोअर कास्ट को। और विडो मैरिज है जो लोअर कास्ट में, जैसे सच एज जाट्स, अहीर एंड मेवातीज एंड पेस्टोरल एंड पीसेंट्स में उस टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी। 67th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। फर्स्ट है स्कल्पचर आर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल के द्वारा कार्व्ड आउट मतलब उनसे निकाला जाता है स्कल्पचर को। स्कल्पचर होता है पत्थर से काट के मूर्ति बनाना। सेकंड है देयर इज ए लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर ऑफ द बुद्धा। बुद्धा के इंडिविजुअल फीचर पे एम्फेसिस बल नहीं दिया गया है। थर्ड वन है सातवांस वर द ओनली पैटर्न्स ऑफ द स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। 3 prominent school of sculpture developed in the post-Mauryan period at the 3 different region in India, centered at गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। मतलब 3 जो फिलोसफी है या उसको स्कूल बोल सकते हैं स्कल्पचर के, गांधारा में, मथुरा में और अमरावती में। अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर फ्लोरिस्ड इन द आंध्र रीजन। मतलब आज भी अमरावती आंध्र रीजन में है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट इंडिया फ्रॉम दी अबाउट दी सेकेंड सेंचुरी BC टू एंड ऑफ द 3rd century AD। वो BC है सेकंड और ये 3rd AD है। द स्कल्पचर ऑफ अमरावती स्कूल वर मेड यूजिंग वाइट मार्बल। वाइट मार्बल यूज करके करते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज ए लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर ऑफ द बुद्धा बिकॉज स्कल्पचर आर जनरली पार्ट ऑफ द नैरेटिव आर्ट डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द बुद्धाज एंड जातका टेल्स। मतलब उसके बचपन की स्टोरी है या उसके जो डिसेपल हैं उनके स्टोरी के बारे में बात की गई है, इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं है। इनकरेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट। इट वॉज आल्सो पैटर्नाइज द सक्सेसर ऑफ द सातवाहनाज द इक्ष्वाकुज। इक्ष्वाकुज के जो सक्सेसर जो थे सातवाहन के, उनके द्वारा या इक्ष्वाकु के द्वारा भी पैटर्नाइज किया गया था, उनके द्वारा भी आगे बढ़ाया गया था इस शैली को। 68th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दमास्कस स्टील्स स्वॉर्ड ऑफ द इन द मिडल एज वर फोर्ज्ड फ्रॉम द इंडियन वुड स्टील। जो इंडिया की वुड स्टील बोला जाता था, क्या उससे दमास्कस स्टील्स जो तलवार थी वो बनाई गई थी? द बैलेंस मेड ऑफ द वुड स्किल हैव वाटर पैटर्न। मतलब जो ब्लेड बना गए थे स्टील के, उन पे क्या वाटर का पैटर्न रहता था ऐसे वेवी।
एंड थर्ड वन इज द वर्ड वुड्स हैज़ इट्स ओरिजिन द पर्शियन लैंग्वेज। वुड्स का जो है पर्शियन लैंग्वेज से उत्थान हुआ था। इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी तीनों ठीक हैं। तो इसका बी सॉल्यूशन करेक्ट है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया स्टील वाज एक्सपोर्टेड टू द मैनी कंट्रीज वर्ल्ड एंड पॉपुलरली नोन एज वुड स्टील। इंडिया की स्टील को वुड स्टील बोला जाता था। इट इज़ वाइडली यूज फॉर द मेकिंग स्वार्ड्स, तलवार बनाने के लिए काम आता था। इट रिनाउड डमास्कस स्टील्स, मतलब डमास्कस स्टील्स भी बोलते थे इसको, प्रसिद्ध थी नाम से। मिडल एज एंड फोर्स बाई द इंडियन वुड स्टील ब्रोड फ्रॉम द इंडिया टू अरब बिजनेसमैन। तो मतलब यहाँ से अरब ले गई, अरब से यहाँ वापस आई, तो ये इंडिया की स्टील से ही बनते थे। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द बर्ड ब्लेड्स मेड ऑफ द वुड स्टील हैव वाटर्ड पैटर्न इन द मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बाइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस के टाइम पे कार्बाइड मेटेरियल यूज कर देती थी, उससे वेवी पैटर्न, वाटर पैटर्न बन जाता था उन पे। एंड वुड्स इज एंजेलिसाइज, मतलब अंग्रेजों ने बना दिया वर्जन ऑफ द कन्नडा फ्रॉम द उर्कू। कन्नडा में वुड्स को उर्कू बोलते हैं, जिसका मीनिंग स्टील होता है। तेलुगु में हुक्कू बोलते हैं, हुक्कू, और तमिल में उरुक्कू बोलते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं इसका मीनिंग स्टील था, उसको एंजेलिसाइज कर दिया तो उसको वुड्स बोलने लगे, अंग्रेजी भाषा का मिक्स हो गया। तो आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे देसी भाषा में हुक्का को बोलते हैं, जैसे तेलुगु में हुक्कू बोलते थे स्टील को, कन्नडा में उक्कू बोलते थे, और मलयालम और तमिल में उरुक्कू बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ट्राई टू मेक योर ओन ट्रिक, स्मॉल स्मॉल ट्रिक बाय विच मीन्स यू कैन लाइक रिमेंबर ऑल द थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्र गुप्ता। समुद्र गुप्ता के बारे में बात की गई है। ही वॉज टाइटल कवि राजा फॉर हिज लव पोएम्स, का लव था इसलिए कवि राज बोलते थे। एंड द सेकेंड वन इज ही रोड द बुक कवि राजमार्गा, उसने ही कवि राजमार्ग बुक लिखी थी। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, और डी है कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। समुद्र गुप्ता को ही कविराज बोला जाता था क्योंकि पोएम से प्रेम था, इसलिए उनको कविराज बोला गया। बट जो कविराज मार्ग है वो बुक इन्होंने लिखी, वो मतलब राइटिंग ऑन पोएट्री एंड ग्रामर्स इन दी कन्नड़ा लिटरेचर। ग्रामर है कन्नड़ा लिटरेचर में लिखी गई है पोएट्री के बारे में। इट वॉज रिटन बाय द किंग अमोघ वर्षा ऑफ द राष्ट्रकूटा। अमोघ वर्षा ने, जो राष्ट्रकूटा का राजा था, उन्होंने लिखी थी ये कवि राजमार्ग। 17th क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रत्नावली, नागंदा एंड प्रियदर्शनिका आर द ड्रामाज रिटन बाय द हर्षवर्धन। रत्नावली, नागंदा एंड प्रियदर्शिका जो ड्रामा थे हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए। ह्यून त्सांग कन्वर्टेड हिम दी हिनाया बुद्धिज्म। ह्यून त्सांग जो ट्रेवलर था चाइनीज, उसने क्या इसको हिनाया बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था हर्षवर्धन को। थर्ड वन है, ही रूटीनली कन्वीन्ड ए कॉन्फ्रेंस वेयर गेव अवे इज इनॉर्मस वेल्थ एज गिफ्ट्स टू द मेंबर्स ऑफ द ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। मतलब सभी धर्मों को एक मीटिंग बना के पैसे बांटते रहते थे, गिफ्ट देते रहते थे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हर्षवर्धन के बारे में? ए है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बी है थर्ड करेक्ट है, सी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और डी तीनों ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि बिसाइड्स ए कनकरर, मतलब वो विजेता था, कनकर, रिलीजियस माइंडेड एंड जनरस किंग, हर्षवर्धन वाज आल्सो ए ग्रेट लवर ऑफ द एजुकेशन एंड लर्निंग का था। जो रत्नावली, नागंदा एंड प्रियदर्शनिका आर द संस्कृत ड्रामा रिटन बाय द हर्षवर्धन। दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन पीरियड। मतलब हर्षवर्धन के पीरियड की रत्नावली, नागंदा या प्रियदर्शिका में मिलता है जो संस्कृत ड्रामा थे। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इन द अर्ली लाइफ हर्षवर्धन डिवोट ऑफ द सेवा, शिव का भगत था, बट लेटर ही बिकम विद हिनायना बुद्धिज्म, हिनायना में बन गया। बट ह्यून त्सांग कन्वर्टेड हिम टू द महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। ह्यून त्सांग जो मेंशन इन हिज अकाउंट अबाउट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड द इलाहाबाद, जिसको प्रयाग बोलते हैं, he also mentioned that Harsha routinely convened such as conference where he gave away enormous wealth as a gifts to the members of the all religious sects। मतलब जो हर धर्म के लोगों में पैसा बांटते थे। According to the Hyun Tsang, Harsha was so lavish he emptied the treasury, even gave his clothes and he was wearing। मतलब उसने अपने पैसे, जेवरात और कपड़े भी दे दिए थे, इतना वो दानी था हर्षवर्धन जी। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends
It is totally precise and paid content. Please value it and read it daily if you want to be a IAS officer or the state PCS officer. Okay friends, bye.